Good morning, class 7 students. Today we are going to start a new chapter number 3, the Delhi Sultans in History. तो मैं अब तक आपसे ज़्यादातर बातें हमेशा कहता आया हूँ, मैं आपको दोबारा से ये चीज़ रिमाइंड करा दूँ, याद दिला दूँ कि जिन बच्चों ने इसके नोट्स या क्वेश्चन आंसर्स कर रखे हैं, नोट्स प्लस क्वेश्चन आंसर जो भी हैं ये सब कर रखे हैं, तो वो लोग इन चीज़ों को दोबारा ना करें, क्योंकि शुरुआत में पीडीएफ में बहुत सारा वर्क गया हुआ था आप लोग के पास। बट जिन स्टूडेंट्स ने इनमें से कुछ भी नहीं किया है, तो अब क्योंकि दोबारा से मैंने चैप्टर स्टार्ट करवाए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड दोबारा से, तो आप काइंडली इन सारे वर्क को करें, डू इट इन टाइम। आप इनको करें और इनको ग्रुप में भेजें अपने पूरे वर्क के साथ। तो ये मैं बार बार इसीलिए बोलता आया हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ आज ये बात, जिन बच्चों ने मान लीजिए इन चैप्टर्स के नोट्स कर लिए तो आप ना करें बार बार क्वेश्चन आंसर्स, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका वर्क पीछे भी था या जिन्होंने नहीं किया, तो ये सब उन लोगों के लिए गोल्डन ही चांस तो है ना बेटा, कि आप ये दोबारा से ये सब चैप्टर्स को रिवाइज भी कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, और आप दोबारा से अपने क्वेश्चन आंसर्स को कैचअप कर लो, है ना। उनको रिटन अच्छे नोट्स बनाओ, डेट डालिए, चैप्टर नंबर डालिए, चैप्टर नेम डालिए। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप पूछ लीजिए। मुझे नहीं लगता है कि सब छोटी छोटी बातें मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत है। आप बड़े हो रहे हैं, 7th क्लास में हैं आप समझदार भी होते जा रहे हैं, तो इस तरह किसी भी हिचकिचाहट से, हेजिटेशन से आप मतलब अपने आप को ना घेरें। अपने टीचर्स को पूछिए, जानिए, समझिए, अपनी पढ़ाई को आप अच्छे से कीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3, द दिल्ली सुल्तान्स। ओके, आपने चैप्टर 2 में देखा था कावेरी डेल्टा में बहुत सारे सेंटर थे लार्ज किंगडम के, चोल, चेर, पांड्या आपने पढ़ लिया, पल्लव आपने पढ़ा, ठीक है, राजेंद्र वगैरह के बारे में आपने पढ़ा। डिड यू नोटिस दैट देयर वाज नो मेंशन ऑफ किंगडम विद दिल्ली एट इट्स कैपिटल? ऐसा कोई किंगडम नहीं था जिसको हमने दिल्ली उसकी कैपिटल बताया हो। दैट वाज बिकॉज दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट सिटी ओनली द 12th सेंचुरी। और ये तब हुआ है बेटा जब दिल्ली 12th सेंचुरी में आके एक इम्पॉर्टेंट शहर बन रहा है। 12th सेंचुरी का मतलब हो गया बेटा 1100 AD से स्टार्टिंग हो चुकी थी। उससे पहले था, ऐसा नहीं उससे पहले था, नहीं था, बट कहते हैं ना इम्पॉर्टेंट सिटी, बहुत बड़े पैमाने पे अपनी उसने छाप छोड़ी हो, वो 1100 के बाद से शुरू होता है बेटा, यानी 12th सेंचुरी का मतलब 1100। ठीक है, नीचे एक टेबल भी दी हुई है, वो हम उसको आपको दिखाएंगे भी और आपको समझाएंगे भी। उसमें बताया है कि दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर तोमर राजपूत, कि दिल्ली को जब सबसे पहली बार कैपिटल सिटी बनाया गया तो तोमर राजपूत जो राजा थे उनके अंडर बनाया गया। हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहान्स, ऑल्सो रेफर्ड द चाहमन्स ऑफ अजमेर। तोमर राजपूत ने दिल्ली को सबसे पहले कैपिटल बनाया और इसके बाद उनको हराया किसने बेटा? 12th सेंचुरी के मिडिल में, यानी कि 1150 AD के लगभग लगभग ये हराया। किन्होंने? चौहान्स, जिनको चाहमान भी बोलते थे, जो अजमेर से थे। यानी कौन से अजमेर वाले? पृथ्वीराज चौहान के वंशज वाले चौहान। इट वॉज अंडर द तोमर्स एंड चौहान दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर। और फिर आप देखेंगे तोमर और चौहान के अंडर में कॉमर्शियल सेंटर बना दिल्ली, एक बहुत इम्पॉर्टेंट। आगे देखा आप देखेंगे मैनी रिच जैन मर्चेंट लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स। फिर बहुत सारे जो जैनी बनिए लोग थे, है ना, बहुत सारे जो व्यापारी लोग थे वो शहर में रहते थे, उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। कॉइन्स ढाले जाते थे वहाँ पे। कॉइन्स मिंटेड का मतलब होता है सिक्के ढालना। कॉल्ड दहलीवाल वॉज अ वाइड सर्कुलेशन, हैड अ वाइड सर्कुलेशन। दहलीवाल, अब आप कुछ कुछ समझ में आ रहा है कुछ चीज़ें आपको? दहलीवाल, दिल्ली, और दहलीवाल से ही दिल्ली बना हो, कुछ ऐसा सीन समझ में आ रहा है ना आपको? तो कहते हैं कॉइन्स को यहाँ पे ढलाई की जाती थी, उनको दहलीवाल बोलते, यानी ढालना। ठीक है, तो इस तरह का था वो वाइड सर्कुलेशन, बहुत बड़े पैमाने पे होता था वहाँ पे।
आगे जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे एक छोटा सा फिरोजाबाद है, फिरोज शाह कोटला है, ये यमुना रिवर है आपकी, ये तुगलकाबाद है, ये आदिलाबाद है, ये हौज सुल्तानी, कुतुब मीनार है, दिल्ली है, कुन्हा है, जहापना है, सिरी है, हौज खास है। ये दिल्ली के पुराने इलाके हैं और ये बाकी सारे इलाके उस टाइम कुछ नहीं हुआ करते थे। और धीरे धीरे फिर आप देखेंगे दिल्ली कितना बड़ा शहर बनता चला गया। The transformation of Delhi into the capital that controlled vast area of the subcontinent started with the foundation of Delhi Sultanate at the beginning of the 13th century. अब कहा जाता है कि दिल्ली को एक ट्रांसफॉर्म होने में, कैपिटल ट्रांसफ़र होने में एक बहुत बड़ा एरिया था सब कॉन्टिनेंट का, वहाँ से उसकी स्टार्टिंग हुई। और वो स्टार्टिंग कब हुई थी बेटा, कि जब दिल्ली सल्तनत जो थी, सल्तनत का मतलब एक एरा, कि जब तुर्क और अफ़गान शासक यहाँ पे आ चुके थे। आप उस चीज़ को सिंपली ऐसे समझ लें, ठीक है ना। सल्तनत, सुल्तान हुआ करते थे उस टाइम में, इसलिए उसको सल्तनत बोला गया। तो वो तब हुआ था जब फाउंडेशन रखा गया दिल्ली सल्तनत का बिगनिंग में 13th सेंचुरी के। अब 13th सेंचुरी का मतलब हो गया 1200 AD से। उस टाइम से जब फाउंडेशन शुरू हुई, यानी कि जब दिल्ली सल्तनत अपने शिखर पे आने लगा धीरे धीरे, उस टाइम पे उसको एक अपना उसका रूप बदलने लगा, उसकी अपनी जो निर्माण था दिल्ली का वो बदलने लगा। टेक अ लुक टेबल 1 अगेन आइडेंटिफाई द 5 डायनेस्टी दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत। बताया है कि टेबल 1 देखें और आप आइडेंटिफाई करें 5 डायनेस्टी को, 5 शासकों को या उनकी वंशों को, जिन्होंने मिलकर दिल्ली सल्तनत को बनाया। ठीक है, अब देखेंगे हम। The Delhi Sultans built many cities in the area that we now know as Delhi. ये तुगलकाबाद, आदिलाबाद और ये कुतुब मीनार, जहापना, हौज खास, सिरी आप देख रहे हैं ना बेटा, ये सारे के सारे दिल्ली के आज पार्ट तो हैं, बट मिडिवल टाइम में ये सारे शहर जो हैं अलग अलग डायनेस्टी से बसाए हैं। ठीक है, जिसे आज आप दिल्ली जानते हैं। लुक एट मैप 1 एंड लुक एट दिल्ली ए कुन्हा, सिरी एंड जहापना, ये सारे जो इलाके हैं ये अलग अलग जगह से अलग अलग सुल्तानों ने यहाँ पे उनको बसाया और बनाया था। ये द रूलर्स ऑफ दिल्ली हैं और ये उनकी, देखिए ये राजपूत डायनेस्टी से तोमर हैं, अनंगपाल 1130 से 1145, अर्ली 20th सेंचुरी से 1165 तक ये लोग थे वहाँ पे। चौहान आ गए जिसमें पृथ्वीराज चौहान है 1165 से 1192, और चौहानों में जो पृथ्वीराज चौहान है उनका टाइम दिया है 1175 से 1192। ठीक है, और ये वही पृथ्वीराज चौहान हैं जिनकी मोहम्मद गौरी से तराइन में 2 लड़ाइयाँ हुई थी। ये इल्तुतमिश का मकबरा है। अर्ली तुर्किश रूलर्स के बारे में देखें 1206 से 1290 तक, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, रज़िया बेगम जो कि हिस्ट्री में सबसे पहली महिला शासक थी इंडिया में, और गयासुद्दीन बलबन। और जो तुर्किश रूलर थे ये बहुत पावरफुल थे अपने आप में, जिसमें बलबन बहुत पावरफुल रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक भी और इल्तुतमिश भी, और रज़िया भी अपने आप में बहुत पावरफुल थी। तो ये टाइम बेटा लगभग 86 ईयर्स का रहा है। आप खुद 84 ईयर्स का, जब तुर्किश रूलर यहाँ आए थे। ठीक है, तो राजपूत डायनेस्टी के बाद अर्ली तुर्किश रूलर्स, यानी कि यही वो लोग हैं जो दिल्ली को बना रहे हैं, अलग अलग नाम ला रहे हैं, अलग अलग बिल्डिंग्स बन रही हैं, अलग अलग काम हो रहे हैं, ये सारी डायनेस्टी हैं। फिर बात करते हैं ये अलाई दरवाज़ा खिलजी डायनेस्टी की बात करते हैं। ये लोग कम से कम 30 साल रहे थे इंडिया में, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी 6 साल तक रहा था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का टाइम काफ़ी ज़्यादा रहा। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसको आप देखते हैं कि वो चित्तौड़ की जो रानी थी पद्मावती, उस पर मोहित हुआ और वो वहाँ 6 महीने तक डेरा डाले रहा, बहुत मारकाट हुई, वो उसी के बारे में है। तो 1960 से 1316 के बीच की बात है ये। ठीक है, इसको आप ऐसे समझें। तुगलक डायनेस्टी की आप बात करें 1320 से 1414, यानी कि ये थोड़ा ज़्यादा टाइम तक इन्होंने रूल किया। खिलजी तो सिर्फ 30 साल तक ही रहे, तुगलक जो थे वो ज़्यादा देर तक रहे। इनका टाइम पीरियड आप ऐसे मान लीजिए 80 ईयर्स इधर और 14 उधर, जिनमें से कितना टाइम हो गया बेटा इसमें टाइम हो गया लगभग आपका 94 ईयर्स का, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक 4 साल, मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351, यानी कि कुछ लगभग 27 ईयर्स। ठीक है, मोहम्मद तुगलक 27 ईयर्स, गयासुद्दीन तुगलक सिर्फ 4 साल, और फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा है। फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड अगर आप ऐड करें तो बेटा ये आपका हो गया लगभग 37 ईयर्स का। 37 ईयर्स उसने राज किया था। यही वो डायनेस्टीज़ हैं जिन्होंने शुरुआत में दिल्ली पे इतना टाइम तक राज किया।
धीरे धीरे, और इतने टाइम तक इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहीं। ये फ़िरोज़ शाह तुगलक का मकबरा है। फिर सैयद डायनेस्टी आई जिसमें खिज्र खान था, 7 साल रहा। फिर लोधी डायनेस्टी आई जिसमें बहलोल लोधी 1451 से 1489, और जो लोधी डायनेस्टी थी उसने भी काफ़ी टाइम तक बेटा राज किया। ये टाइम पीरियड है लगभग 49 ईयर्स, और 26 को अगर आप जोड़ें, 49 और 26, ये आपका हो गया लगभग 75 ईयर्स। इसमें बहलोल लोधी का टाइम भी काफ़ी ज़्यादा है, 30 साल से ज़्यादा। और ये टेबल बेटा यहीं तक थी। अब आप नेक्स्ट देखें, ये बहुत सारे आपको चीज़ें दिखाई जा रही हैं, किस तरह के काम होते थे, क्या चीज़ें हुआ करती थी, कारीगर थे। इसमें लिखाया है कि ये 4 स्टेज हैं किसी मैन्युस्क्रिप्ट को बनाने की। मैन्युस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपियाँ। आपको याद होगा ना, वो पेड़ों की छाल से बनी हुई, पेड़ों की पत्तियों से मैन्युस्क्रिप्ट बनाई जाती थी, उस पर कुछ लिखाया जाता था। तो पहला होता था कि पेपर को तैयार करना, दूसरा होता था कि उस पर राइटिंग टेक्स्ट करना, और तीसरा होता है कि मेल्टिंग गोल्ड हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस। क्या होता था कि जब कोई इंपॉर्टेंट वर्ड होता था उसको पिघला कर, उन सब चीज़ों को उस तरह के वर्क करके उसको फिर उसको जो है उस पर हाईलाइट करना ताकि वो दूर से दिखे। और लास्ट होता है कि उसकी बाइंडिंग तैयार करना, वो जो ये बाइंड तैयार कर रहा है पर्सन। ऐसे काम जो हैं उस टाइम पे होते थे। ठीक है, आप देखें कि हमें कैसे पता चला दिल्ली सुल्तान के बारे में, उन चीज़ों के बारे में आप देखेंगे। इंस्क्रिप्शंस को आप देखें, जो मतलब चीज़ें मिली हैं, सिक्कों को अगर देखें, आर्किटेक्चर जो है, बनावटें हैं बिल्डिंग्स की, उनसे प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो हमें बहुत कुछ बताती हैं। ठीक है, लेक हों, सिक्के हों, आर्किटेक्चर बिल्डिंग हो, वो हमें बहुत कुछ बताती हैं। स्पेशली वैल्यूबल आर हिस्ट्रीज़, और सबसे ज़्यादा वैल्यूबल किस चीज़ के बारे में? उसके इतिहास के बारे में, उसके पीछे के पन्नों के बारे में। तारीख सिंगुलर, त्वारीख प्लूरल। तारीख को सिंगुलर बोलते हैं, त्वारीख को प्लूरल बोलते हैं। रिटन इन पर्शियन, पर्शियन में ऐसा लिखा जाता है। द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सुल्तान, यानी कि आपको ध्यान देना चाहिए कि पर्शियन जो है, यानी कि फ़ारसी, फ़ारसी जो लैंग्वेज है वो उस टाइम लैंग्वेज रही एडमिनिस्ट्रेशन की दिल्ली सुल्तान के अंडर में। ठीक है, आगे देखें। द ऑथर्स ऑफ तवारीख वर लर्न मैन, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेशन, पोएट्स एंड कोर्टियर्स हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइज्ड रूलर्स ऑन गवर्नेंस, एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल। तो कहने का मतलब है कि जब तारीख की बात करें तो वहाँ उनके लेखकों में तो उन्होंने किस चीज़ के बारे में लिखा है? लर्न मैन मतलब स्किल्ड पर्सन, जिसमें सेक्रेटरीज भी हो सकते हैं, सचिव लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अधिकारी वगैरह हैं, पोएट हैं, कवि, कोटियर, दरबारी लोग हैं। वो सारे लोग हर तरह के इवेंट्स को रिकाउंट करना, एडवाइस देना शासकों को कि कैसे सरकार चलानी चाहिए, उस चीज़ पर जोर दिया जाता था। ठीक है, ये सर्कल ऑफ जस्टिस का है। ये फ़क्र ए मुदब्बिर 13th सेंचुरी में लिखा गया है, और ये एक सोर्स है जिससे कि आप जान सकते हैं कि उस टाइम पर न्याय प्रणाली किस तरह की हुआ करती थी। ठीक है, तो उसमें दिखाया है कि किंग जो है मतलब बिना सैनिकों के सरवाइव नहीं कर सकता, और सोल्जर्स जो हैं बिना सैलरी के सरवाइव नहीं कर सकते। तो सैलरी कहाँ से आती थी? रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट, किसानों से जो ये टैक्स वगैरह वसूला जाता था, वहाँ से सैनिकों को सैलरी दी जाती थी। बट पीजेंट कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्परस एंड हैप्पी। सबसे अच्छी बात तो ये है ना कि पीजेंट जो पे रेवेन्यू तभी पे कर पाएगा आपको अच्छे से, तब प्रॉस्पेरस और हैप्पी लाइफ होगी उनकी। दिस हैपन व्हेन द किंग प्रमोट जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस, और ये तब होता है जब किंग जो है एक जस्टिस और ऑनेस्ट जस्टिस मतलब न्याय अच्छा हो, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार सरकार को चलाए, ये तभी होता है। कितनी अच्छी बात कही है ना, जब नीचे का सिस्टम सही होगा तभी ऊपर का सिस्टम सही होगा। नेक्स्ट देखिए आप। अच्छा, आप हमेशा ध्यान रखें बेटा कि जो इस तरह के ये वर्ड्स होते हैं आप इन पे हमेशा ध्यान दें, ये बड़ी इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। इन पे ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा नोट करते रहें, समझते रहें, जानते रहें। मैं हर बार बोलता हूँ कि जो बुक्स में साइड से वर्ड्स आते हैं वो आप नोट डाउन ज़रूर करें। कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड, कई सारी जानकारी अगर अपने माइंड में रखें। पहली, द ऑथर ऑफ तवारीख लिव्ड इन सिटीज़ मेनली दिल्ली। जो तवारीख लिखने वाले जो ऑथर थे ज़्यादातर दिल्ली में रहते थे,
और कभी भी गांव में मुश्किल से गए होंगे। दे ऑफन रॉट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स। वो हिस्ट्री अच्छी सुल्तानों की इस मतलब आशा से लिखते थे तारीफ़ में कि उनको अच्छे अच्छे बड़े बड़े इनाम मिले। दीज ऑथर्स एडवाइज रूलर ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट। तो ये ऑथर जो हैं एडवाइस करते थे रूरल को कि वो प्रिजर्व बनाए रखें कि ऐसी सोसाइटी जो कि बर्थ राइट पे बनी हो, यानी जन्म से ही जैसे चीज़ें जो बना दी हैं कर दी हैं उस पर बेस्ड हो, और जेंडर डिस्टिंक्शंस पे बेस्ड हो। देयर आइडिया वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबडी। और जेंडर डिस्टिंक्शंस का मतलब क्या है कि किसी चीज़ पे बेस्ड पे भेदभाव करना वुमेन और वीमेन में, कि उसमें ये होता है कि मर्द जो होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, औरतें कमज़ोर होती हैं, तो उनको ऊपर रखना। तो ये इस तरह की एडवाइस दी जाती थी बेटा उनको। और इनके जो आइडिया थे वो हर कोई शेयर नहीं करता था, ये बात भी सही है। इनके आइडियाज़ को हर कोई शेयर नहीं करता था। आगे देखिए, इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी रज़िया, बिकेम सुल्तान, वो सुल्तान बनी। द क्रॉनिकल ऑफ एज, उस टाइम उसकी उम्र में जो लिखने वाले लोग थे, एक क्रॉनिकल मतलब होता है लेखक, मिनहाज सिराज, उसने रिकॉग्नाइज दैट शी वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स। वो कहता है कि वो अपने भाइयों से ज़्यादा काबिल और क्वालिफाइड योग्य थी, ठीक, अपने सभी भाइयों से। बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग क्वीन एज रूलर, बट उसको इस लायक या कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं ढालने के लिए कोशिश की जाती थी कि ये बन सके, क्योंकि एज अ रानी वो रूलर नहीं बन सकती। नॉर वर द नोबल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली। और जो नोबल पर्सन थे, सरदार हों, कवि हों या दरबारी लोग हों, सरदार हों, वो सब भी हैप्पी नहीं थे कि ये रूल इंडिपेंडेंटली करे। सी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240, और उसको जो है थ्रोन से हटा दिया गया 1240 में। तो बर्थ राइट की बात हो, वो सारे प्रिविलेज क्लेम किए जाएं अकाउंट ऑफ बर्थ, जन्म से ही। जैसे पीपल बिलीव करते हैं कि जो नोबल पर्सन है उनको ही गवर्न करने का अधिकार है क्योंकि वो उस फैमिली में बॉर्न हुए हैं, इस तरह के बर्थ राइट की बात करना। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसमें काबिलियत होगी वही बनेगा। जेंडर डिस्टिंक्शंस की बात हो, यानी कि लिंग भेदभाव के ऊपर, जिसमें सोशली समाज और बायोलॉजिकल डिफरेंस किया जाए। बायोलॉजिकल मतलब कि जिसका शरीर मजबूत है, यानी कि लड़कों का लड़कियों कमज़ोर है, बिटवीन मैन एंड वुमेन यूजुअली दीज डिफरेंसेस आर यूज टू आर्ग्यू दैट मैन आर सुपीरियर टू वुमेन। और ये जेंडर डिस्टिंक्शंस वाली बातें इसलिए की जाती हैं जिसमें ये कहा जाता है कि जो मैन है वो ज़्यादा सुपीरियर हैं वुमेन से। यस, वट मिनाज सिराज थॉट अबाउट रजिया, वो रजिया के बारे में क्या सोच रहा है मिनाज सिराज, वो बताया है। मिनाज सिराज थॉट दैट द क्वीन रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड, कि जो क्वीन का रूल है वो अगेंस्ट चला जाता है एक आइडियल सोशल ऑर्डर जिसको भगवान ने बनाया है, इन विच वुमेन वर सपोज टू बी सबॉर्डिनेट टू मैन, जिसमें कि ये कहा गया कि जो वुमेन है ना वो सबॉर्डिनेट है मैन के। ही देयर फॉर आग्स, तो उन्होंने कहा, इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन, कि जब भगवान ने अपनी कोई खाता बनाया होगा, सिंस दर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, तो उसमें जो है ये नहीं कहा होगा कि वो कॉलम जो है आदमियों का उससे नीचे होगा। हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल हर एक्सीलेंट क्वालिटीज़, तो फिर वो अपनी इतनी सारी बेहतरीन क्वालिटी जो होती योग्यताएँ हैं वो कहाँ से लाती है। ऑन हर इंस्क्रिप्शंस कॉइन्स रजिया मेंशन दैट शी वाज डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश, जो उसकी शिलालेख हैं पत्थर पे लिखे हुए और जो सिक्के हैं उसमें रजिया बताती है कि उसके पापा का नाम सुल्तान इल्तुतमिश है। दिस वाज कॉन्ट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रमा देवी 1262-1289 ऑफ द काकतीय डायनेस्टी ऑफ वारंगल, पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश। और ये उसी हिसाब से है कि एक साउथ में एक रानी थी रुद्रमा देवी जो काकतीय डायनेस्टी वारंगल से थी, जो कि आज के आंध्र प्रदेश में है। रुद्रमा देवी चेंज्ड हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शन, जो शिलालेख थे और जो पट्ट होते थे उन पर अपना नाम बदलवाया। प्रिटेंडेड शी वॉज मैन, और उसमें यह कहा कि वो एक मैन है। अनदर क्वीन दिद्दा रूल्ड इन कश्मीर 981,003, ही टाइटल्स हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग, इट कम फ्रॉम दीदी और एल्डर सिस्टर। दिद्दा को कश्मीर में कहा जाता है कि वो वहाँ रूलर थी और उसने अपने यहाँ टाइटल जो दिया वो दीदी से दिया, और जिसमें कि उसको बड़ी दीदी के लिए उन्होंने उसको समझाया जाए।
एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेट टर्म गिवन टू अ लव रूलर बाय हर सब्जेक्ट्स। और इस तरह की जो पदवियाँ होती हैं वो हमेशा उनके चाहने वालों की तरफ से उनको हमेशा दिया जाता रहा है, जो उनको मानते हैं और चाहते हैं। ठीक है, ये मतलब मिनहाजुस सिराज ने अपनी बुक्स में इस तरह की बातें जो हैं वो कही हैं। ठीक है, ये अब आप मैप देखेंगे आप तो आपको इतना अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। मेजर सिटीज़ हैं कैप्चर्ड बाय शमशुद्दीन इल्तुतमिश, फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्शन ऑफ द दिल्ली सुल्तान। एक छोटे से नगर से लेके पूरा साम्राज्य खड़ा करने वाले उसकी कहानी है। ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश का है जो उसने कैप्चर की सिटी। बनारस, अवध, ग्वालियर, रणथंभौर, मंदौर, बारां, बदायूं, बारवाला, सुनाम, कोहराम, लाहौर, नाना, काजकोट, मुल्तान, ऊच, अजमेर, शंभा, माणक, कासली, तबार, हिंद, सुसुती, हंसी, दहली, ये सारे के सारे शहर हैं। और ये देवल, ये सारे का सारा जो एरिया है आप देख रहे हैं नॉर्थ प्लेन्स का, जो सबसे फर्टाइल था, सबसे बेहतरीन था, उसमें एक्सपेंशन दिखाया है शमसुद्दीन इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश ने इतना सब अपने अंडर में कैप्चर किया। वर्ड्स आ गए। हिंटरलैंड का मतलब बेटा वो लैंड इलाका होता है जो सिटी और पोर्ट से जुड़ा होता है, जहाँ गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई की जाती है, उसको हिंटरलैंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे अरेबियन सी है, अब यहाँ पे कोई छोटा शहर हो और यहाँ से सारा व्यापार के लिए भी भेजा जाए सामान और यहाँ से सर्विसेज को भी प्रोवाइड किया जाए। गैरिसन टाउन का मतलब क्या होता है? एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स। गैरिसन टाउन मतलब एक चार दीवारी वाला शहर जो कि सोल्जर से घिरा होता है, किलेबंद। फोर्टिफाइड मतलब किलेबंद शहर से एक पूरा एम्पायर खड़ा कर देना। ये इल्तुतमिश के टाइम का है। वो यहाँ आए और यहाँ से उन्होंने अपनी चीज़ों को एक्सपेंड करना शुरू किया था। तो मैं ये जो छोटा सा पैराग्राफ और आपको पढ़ाऊँगा कि इन द अर्ली 13th सेंचुरी द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान रियरली वेंट बियॉन्ड हेविली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्युपाइड बाय गैरिसन्स। अब 13th सेंचुरी की बात होगी, यानी कि 1200 AD से, तो आप देखेंगे जो दिल्ली का कंट्रोल है वो सुल्तानों के हाथ से जो है जाता रहा है और वो हैविली फोर्टिफाइड टाउन्स को ऑक्युपाइड करते रहे वो सारे लोग। आपने देखा तुगलकाबाद, हौज खास छोटे छोटे शहर है उसमें तब्दील करते गए। द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़। वो यमुना नदी के आसपास आपने देखा था ना, जहाँ से व्यापार होता है, जहाँ से चीज़ें चढ़ती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों पर कंट्रोल कर लेना शहरों के। एंड वर देयर फॉर डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड, ट्रिब्यूट और प्लंडर फॉर सप्लाई। और उसके बाद वो डिपेंड किस चीज़ से हो जाते हैं कि ट्रेड भी हो सके, यहाँ से तारीखें भी मिल सकें, और जो बहुत सारे सप्लाईज हैं उनको भी कर सकें। भैया आप किसी भी नदी पे कंट्रोल करेंगे तो वहाँ का व्यापार आपके कंट्रोल में आ ही जाएगा। उसमें लिखा है कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स एंड डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। आप बंगाल में अगर ऐसे सिटीज़ पे कंट्रोल करें या सिंध में करें तो दिल्ली से ही अलग अलग मतलब सिचुएशंस हैं दोनों। रेबेलियन, वॉर, इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रेजाइल कम्युनिकेशन रूट्स। विद्रोह भी हो सकता है, लड़ाई भी हो सकती है, बहुत बैड वेदर भी होता है, वो सब सारी चीज़ें कम्युनिकेशन रूट्स में जो है बाधा बनती है। मान लीजिए रास्ता ना सही हुआ, रास्ता कट गया, बारिश बहुत हो रही है, तो आप कैसे कैप्चर करेंगे, कैसे लड़ाई करेंगे? Delhi's authority was also challenged by Mongol invasion from Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of Sultan weakness। अच्छा, दिल्ली की अथॉरिटी, दिल्ली पे किसका कब्जा हो, एक चैलेंज ये भी रहा कि मंगोल आक्रमण रहा अफगानिस्तान की तरफ से। और जो गवर्नर हुआ करते थे उस टाइम में सुल्तानों के अंडर में, वो भी कई बार रेबल कर दिया करते, विद्रोह करते थे। कब? कि उन्हें लगे कि जब सुल्तान की कोई कमजोरी उनके पकड़ में आ गई है, सुल्तान जो है उन्हें कमज़ोर दिख रहा है। द सुल्तानेट बेयरली सर्वाइव दिस चैलेंज। बड़ी मुश्किल से इन सब चैलेंजेस को सहा है। इट्स कंसोलिडेटेड ऑकर ड्यूरिंग द राइन ऑफ गयासुद्दीन बलबन। और ये चीज़ें जो हैं बहुत तरीके से अच्छे से दबाई गई जब बलबन आया। और फर्दर एक्सपेंशन हुआ अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बीच में, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी वो पर्सन था जिसने मंगोलों को पीछे हटाया था, और दूसरा था मोहम्मद तुगलक। तो कहने का मतलब है इन तीनों ने उन सारी चीज़ों से उसको सरवाइव करने से बचाया, दूर रखा। तो ये थी आज के इस चैप्टर की शुरुआत। ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें ये आपको लिखनी हैं। 4 वर्ड्स हो गए, और जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो मैं आपको होमवर्क में भेज दूंगा। और आप थोड़ा अच्छे से ध्यान रखें अपनी पढ़ाई का, अच्छे से अपना वर्क करें, सबमिट करें ग्रुप में, जिससे कि किसी को बच्चे को कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना रहे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।